हाँ बेटा, अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक मंगलमय स्वागत है। हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर ये पढ़ रहे थे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही पीएन संधि डायोड का प्रयोग होता है और जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें 2 डायोड का बहुत पूछता है आप लोगों से कंपटीशन में, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग होता है। अभी मैं बात कर रहा था कि राजस्थान में भी अभी पेपर हुआ था तो वहाँ पर भी पूछा था कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग होता है, तो 4 डायोड। तो एक बार आपको मैं फिगर समझा देता हूँ। वैसे तो हम लोग डायोड में बेटा बिना ट्रांसफार्मर के, बिना परिणामित्र के भी एसी सप्लाई दे सकते हैं, और जब डायोड द्वारा बेटा हम लोग एसी को डीसी में बदलते हैं तो वो हमारा डायोड जो है रेक्टिफायर कहलाता है, और जो एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन अथवा दिष्टकरण कहते हैं। यानी यूं कहिए कि वह युक्ति जो एसी को डीसी में बदले उसे हम दिष्टकारी अथवा रेक्टिफायर कहते हैं। तो अगर ये काम हम लोग डायोड से ले रहे हैं, पीएन संधि डायोड से ले रहे हैं, तो हमारा पीएन संधि डायोड ही जो है रेक्टिफायर। और इस क्रिया को, जो एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग दिष्टकरण कहेंगे अथवा इंग्लिश में रेक्टिफिकेशन। तो इस कार्य के लिए हम लोग डायोड में सीधे एसी डालकर डीसी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है हमेशा जो है ट्रांसफार्मर के माध्यम से, परिणामित्र के माध्यम से सप्लाई जो है डायोड को देते हैं। सेकेंडरी को हम लोग सप्लाई जो सेकेंडरी से है वो डायोड को जोड़ते हैं, और प्राइमरी में एसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में एसी सप्लाई देते हैं। तो इस तरह से जब केवल आधे तरंग को, एसी के हाफ वेव को यदि डीसी में बदला जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। जो ये काम करेगा डायोड आपका, वो कहलाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। और जब बेटा एसी के हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव दोनों वेव को पूर्णतः डीसी में बदलने का काम करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दिष्टकरण। और ये इसके लिए 2 डायोड का प्रयोग होगा। और ब्रिज रेक्टिफायर भी एसी के दोनों अर्ध चक्रों को, हाफ पॉजिटिव को, हाफ नेगेटिव को डीसी में बदलेगा, तो उसे भी कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर है। लेकिन ब्रिज यानी पुल या सेतु कहते हैं हिंदी में, तो उसमें बेटा 4 डायोड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम एक एक करके, अब आपको सबको दिष्टकरण का मतलब समझ में आ गया, रेक्टिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया कि वह प्रक्रिया जिसमें एसी को डीसी में बदला। अब डीसी में क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ती है बेटा? तो एसी अपनी महत्ता जो है बरकरार किए हुए है, क्योंकि हम लोगों को अगर बैटरी चार्ज करना है तो डीसी की ज़रूरत है, वैद्युत चुंबक बनाना है या चुंबक बनाना है तो हमें डीसी की ज़रूरत है। हमें जो है कहीं पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, किसी धातु के ऊपर बेटा जिंक की परत चढ़ानी है या कुछ करना है इस टाइप से, तो वहाँ पर भी हमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे 2-3 जगह ये सब बहुत पूछता भी है कि वैद्युत चुंबक बनाने में किस धारा का प्रयोग करेंगे, या बैटरी आवेशन में तो लाखों बार पूछा जा चुका है कि बैटरी चार्जिंग में किसका प्रयोग करेंगे, तो डीसी का। इस तरह से डीसी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है, और इसलिए सर्वत्र जो है एसी की सप्लाई होने के बावजूद भी इन सारे कार्यों के लिए हमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है।
तो इसलिए इस कार्य के लिए हम लोग डीसी बेटा या तो बैटरी से ले सकते हैं, अथवा जो है हम लोग सेल से ले सकते हैं, अथवा डीसी जनरेटर से ले सकते हैं। तो इन सब कार्यों के लिए हम लोग जनरेटर न चलाकर या बैटरी का प्रयोग न करके हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदल देते हैं। और उससे हम लोग आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, या वैसे आप जो है घर में इन्वर्टर की बैटरी आप चार्ज करते हैं, ऐसे ही गाड़ियों में जो आपकी बैटरी लगती है, लेड एसिड बैटरी जो लगती है, उसको भी हम लोग चार्ज करते हैं। तो उस सब के लिए जो है डीसी की ज़रूरत है। तो इसी एसी सप्लाई को हम लोग डीसी में बदलते हैं। क्लियर हो गया? तो जब डीसी में बदलेंगे बेटा तो हम लोग डायोड का प्रयोग करेंगे। तो हाफ वेव जब आधे तरंग को बदलेंगे बेटा, एसी की आधी तरंग ही सिर्फ डीसी में बदलेगी, तो उसे कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और जब बेटा एसी की दोनों तरंगे हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव दोनों जो है बदलेंगे पूर्णतः डीसी में, तो उसे हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा कि रेक्टिफिकेशन हमारा या रेक्टिफायर कितने प्रकार का है। तो एक है बेटा हाफ वेव और दूसरा का है फुल वेव। हमारा जो बेटा दिष्टकरण है, दिष्टकरण जिसे आप कहेंगे रेक्टिफिकेशन। तो ये रेक्टिफिकेशन बेटा जो है हमारा फुल वेव है, हाफ वेव है। तो पहले लिख देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। फिर बेटा दूसरा है आपका फुल वेव। अब ये फुल वेव भी फिर बेटा दो प्रकार का है। एक फुल वेव में आपका जो है एक सेंटर टेप है, क्या है सेंटर टेप, और दूसरा का है ब्रिज। ब्रिज रेक्टिफिकेशन। तो चलिए हम लोग हाफ वेव पहले देख लेते हैं। तो हाफ वेव में बेटा एक ही डायोड लगेगा और हम लोग सप्लाई जो देते हैं वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से देते हैं। तो ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई। और इसमें हम लोग यहाँ से एसी सप्लाई देंगे बेटा ऐसे। यहाँ से हम लोग एसी इनपुट करेंगे, एसी इनपुट करेंगे और इधर हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग लगाएंगे। और यहाँ एक डायोड लगा दिया। यहाँ आपने लोड प्रतिरोध RL लगा दिया, ये हो गया RL लोड। ये लोड आप लोगों को बताते हैं कि जो हम घर में अगर आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं बेटा, तो मोबाइल की बैटरी आपका लोड हो गई, उसमें सप्लाई जा रही है, तो उसको डीसी चाहिए। तो ये डीसी, तो उसी को जो भी आप इसे अपना पंखा डीसी चला रहे हैं, डीसी बल्ब जला रहे हैं, तो आपका लोड हो गया, उसी के प्रतिरोध को कहेंगे RL यानी लोड रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो इसमें ये केवल देखिए ना, ये प्राइमरी, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ये क्या है? ये बेटा आपका ट्रांसफार्मर है, तो आप परिणाम मित्र है इसकी। ये P1, ये हो गया सिरा P2 माने प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का S1 और ये सिरा हो गया S2। तो जब हाफ पॉजिटिव ऊपर वाला ये जो है आधा तरंग बेटा ये आपका धनात्मक और ये ऋणात्मक है। हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव इसी को बोलते हैं। तो जब ये हाफ पॉजिटिव चलेगा तो इसमें जो है सपोज कर लीजिए कि ये सिरा प्लस हो जाएगा और ये सिरा तब
क्योंकि हम लोग जानते हैं हाफ पॉजिटिव चलेगा तो ये जो है नॉर्थ पोल बनाएगा, ये चलेगा तो साउथ पोल बन जाएगा। तो जैसे बेटा पोल हमारे चेंज होते हैं तो इधर की पोलरिटी भी बदल जाती है। तो ये जो है S1 धन हो जाएगा और S2 सिरा ऋण हो जाएगा। तो आप देखेंगे ना कि ये जो है ये इसको हम लोग P कहते हैं, इसको N कहते हैं सिंबल में, डायोड में। ये तीर वाला भाग P है और ये वाला भाग N कहलाता है। तो देखिए जब P से पॉजिटिव जोड़ देते हैं और N से निगेटिव जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या यही ना, ये आपको बताया गया है बेटा कि ऐसे जो है ये आपका P और ये N है, इसी को हम लोग सिंबल में ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। ये हो गया आपका सिंबल ऐसे। तो जब बेटा बैटरी के धन सिरे से या धन टर्मिनल से P को जोड़ते हैं और माइनस से बैटरी के माइनस से N को जोड़ते हैं तो इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और डायोड जो है बेटा वन वे युक्ति है, जो एक दिशीय युक्ति बोली जाती है। यानी जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तब इसमें से धारा बहेगी, यानी इस डायरेक्शन में धारा बहेगी, अन्यथा उल्टे धारा नहीं बहेगी। अथवा जब रिवर्स बायस हो गया, कनेक्शन आपने पलट दिया, बैटरी का कनेक्शन यहाँ से पलट दिया, ये ऐसे कर दिया तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस और फिर इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इसी गुण का लाभ लेकर, यही गुण है इसकी मेन क्वालिटी, यही है। इसी गुण का लाभ लेकर हम लोग AC को DC में बदल लेते हैं अथवा एक दिशीय कर देते हैं। एक दिशी धारा ही DC का। इसी गुण का हम लोग लाभ लेते हैं कि जब ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तब तो अपने अंदर से धारा जाने देगा, और जब ये ऐसे रिवर्स बायस बन गया था बेटा तब धारा नहीं जाने देगा। अब देखिए ये फॉरवर्ड बायस बन गया, P सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया और N सिरा जो है निगेटिव से जुड़ गया, तो ये बन गया आपका फॉरवर्ड बायस। ये कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन में इसमें से धारा होकर जाएगी और ये धारा बेटा ऐसे चलेगी, ऐसे काम करेगा और धारा ऐसे आएगी। यहाँ पर जो है हमें DC प्राप्त होगी, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगी? DC प्राप्त। अब जब भी धारा बहेगी, फिर जब ये अर्ध ऋणात्मक चक्र चलता है बेटा तो ये रिवर्स बायस वाली कंडीशन में आ जाएगा और इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये पोलरिटी बदल जाएगी, जो धन है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा जब ये वाला चक्र इसमें एंट्री लेगा। तो ऐसे में ये रिवर्स बायस बन जाएगा और इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस तरह से फिर अगला चक्र आपका फिर ऐसे ही हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव वाला शुरू होगा। तो फिर पॉजिटिव वाले को ये जो है इसी RL में इस डायरेक्शन में धारा को बहाएगा, इस डायरेक्शन में धारा को हमेशा लगातार आधे चक्र को बहाता रहेगा, भले रुक रुक कर बहाएगा, रुक रुक कर बहाएगा। तो यही धारा आपको एक डायरेक्शन में मिल रही है, एक दिशा में मिल रही है और एक दिशीय धारा को ही DC कहते हैं। तो इस तरह से रुक रुक कर ये जो है आपको DC इस लोड प्रतिरोध पर मिलता रहेगा। तो इस तरह से ये केवल AC के आधे चक्र को बदल रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हो गया अर्ध तरंग दिष्ट का। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही बेटा तो यहाँ पर हमें जो है देखिए यही पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग होता है, तो एक डायोड। ठीक है ना बेटा? अब हम लोग अगर सेंटर टेप फुल वेव में चलते हैं, अगर फुल वेव में सेंटर टेप लेते हैं भैया तो क्या करेंगे? सेंटर टेप में हम लोग बेटा जो है, हाँ एक बात ये भी बता दें बेटा, अब देखिए ना, अगर हम लोगों को बेटा ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्यों सप्लाई डायोड में देते हैं, तो ट्रांसफार्मर के देने से बेटा ये हमें फ़ायदा होता है कि जब भी हम चाहें बेटा तो सेकेंडरी में वोल्टेज को कम करके और हम लोग जो है निर्धारित वोल्टता इधर प्राप्त कर सकते हैं DC।
तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अगर प्रयोग करते हैं तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम कर देंगे और इधर का वोल्टेज बड़े आराम से 6 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसे प्राप्त कर। और जहाँ पर बेटा हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत है वहाँ सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि हम लोग जो है वोल्टेज को नियंत्रित करें। प्लस जो है इस परिपथ में ये वाइंडिंग लगने से, सेकेंडरी कुंडली जोड़ने से बेटा इसका इम्पीडेंस बढ़ जाता है। इम्पीडेंस बढ़ने से, इम्पीडेंस यानी जेड ओम बढ़ जाता है। जेड बराबर आप लोगों ने पढ़ा है करंट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर या एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ओम में मापते हैं। तो वो जेड का मान बेटा बढ़ जाता है, जिससे जेड का मान बढ़ने से क्या होता है कि इसकी लाइफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं हम लोगों को इसको लगाने से बेटा। तो इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो है एसी सप्लाई को या इनपुट एसी किया बेटा, और यहाँ पर हमें डीसी आउटपुट मिला। ये क्या मिला? आउटपुट के रूप में हमें क्या मिला? डीसी। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट करंट, एसी को डीसी में बदल, और ये काम करता है डायोड। तो हमारा डायोड हो गया रेक्टिफायर। क्लियर? अब बेटा अगर सेंटर टेप की बात करें, सेंटर टेप की बात करें तो चलिए सेंटर टेप में हम लोग यहाँ चित्र बना देते हैं। ये हो गया बेटा आपका, मान लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग। यहां से हम लोग एसी सप्लाई देंगे। ये हो गया आपका सेकेंडरी। अब इसमें बेटा दो हम लोग डायोड लगा देंगे। ये दो डायोड लगा और यहाँ से सेंटर टेप कर देंगे। यहाँ से सेंटर टेप कर दिया और ये लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ लगा, ये RL यहाँ लगा दिया। और इस सिरे को अगर आप D कहें बेटा, और इस सिरे को यहाँ जहाँ सेंटर टेप किए इसे C कहें, तो धारा इसी जगह आपको DC मिलती रहे। क्या मिलती रहे? DC। अब देखिए फिर वैसे ही आपका ये ट्रांसफार्मर हो गया। जब ये हाफ पॉजिटिव चलेगा बेटा तो ये सिरा S1 और S2 सेकेंडरी कुंडली का बेटा S1 सिरा धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सिरा निगेटिव हो जाएगा। तो ये देखिए रिवर्स वायस में आ गया। अब इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा और फॉरवर्ड वायस में ये आ जाएगा डायोड D1। इसे हम लोग कहें डायोड D1 और इसे कहें डायोड D2। तो कितने डायोड लग गए? यही हो गया बेटा आपका सेंटर टेप। ये कौन सा हो गया? ये हो गया सेंटर टेप डिस्टकारी। हिंदी में कहेंगे सेंटर टेप डिस्टकारी। अर्थात बेटा से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को बेटा मध्य में टेप कर देते हैं। देखिए ना, ये मध्य में यहाँ पर टेप कर दिया गया तो 3 टर्न नीचे हो गए, 3 टर्न ऊपर। इसी को कहते हैं सेंटर टेप। तो ये सेंटर टेप वाले में कितने डायोड लगे हैं? 2 डायोड। बहुत पूछता है। अब क्या करेगा बेटा? सेंटर टेप करने से ये फायदा होता है कि जय बोल्ट भाई जितने बोल्ट ये देगा उतने बोल्ट ये भी देगा। अन्यथा बेटा अगर आप टर्नों की संख्या कम ज़्यादा कर देंगे तो जिधर टर्न ज़्यादा हो जाएंगे वो वाला डायोड जो है ज़्यादा वोल्टेज देगा, और जिधर टर्नों की संख्या कम हो जाएगी वहाँ का वोल्टेज तो कम हो जाएगा। तो इस तरह से
ये आधे चक्र को मान लीजिए कि 4 वोल्ट में बदल रहा है डीसी के, तो ये 5 वोल्ट में बदल रहा है, तो अंतर होने लगेगा, इसलिए सेंटर टेप करना आवश्यक होगा। तो सेंटर टेप करेंगे बेटा मध्य में, तो टर्नों की संख्या बराबर रहेगी, तो दोनों डायोड से बराबर वोल्ट की डीसी हमें मिलती रहेगी। तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये बेटा फॉरवर्ड बायस होगा, यानी ये पी सिरा जो है जब पॉजिटिव से जुड़ेगा और ये सिरा जो है जब निगेटिव से जुड़ेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, और ये वाला देखिए प्लस जो है माइनस से जुड़ गया है, तो ये रिवर्स बायस है, अतः इसमें धारा इधर की ओर नहीं आ पाएगी, उल्टे धारा इसमें नहीं बहती है। इसलिए अब जो ये फॉरवर्ड बायस में इसमें जो धारा चलेगी बेटा, वो ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी, ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी, ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी, और इसी लोड से होकर ऐसे, क्योंकि इधर ये रिवर्स बायस में है, ये उल्टे धारा को जाने ही नहीं देगी, इसलिए धारा मजबूरी में लोड प्रतिरोध RL से ही होकर गुजरेगी। और जब बेटा इसका हाफ निगेटिव चक्र ये वाला चलेगा, एंट्री लेगा सेकेंडरी कुंडली में ट्रांसफार्मर के, तो पोलरिटी बदल जाएगी, जो S1 सिरा था जो प्लस था अब हो जाएगा माइनस। माइनस को मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ बेटा, और यहाँ पर जो माइनस था अब वो हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस होने पर अब देखिए ये रिवर्स बायस पर हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस पर हो जाएगा। ये प्लस P से जुड़ गया और जो है ये माइनस से जो है आपका ये जुड़ गया है। तो अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अतः जो आपके AC का अर्ध चक्र चल रहा है उस समय बेटा ये डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में आ गया। अब धारा इसमें से होकर ऐसे जाएगी, और चूंकि ये रिवर्स बायस में इसलिए धारा ऊपर नहीं जाएगी। अब धारा इसी रास्ते से होते हुए ऐसे ऐसे अपना परिपथ भैया पूरा करेगा। क्लियर है? बोलिए भाई। इस तरह से आधे चक्र की धारा को बेटा AC को वो भी यहाँ D से C की ओर प्रवाहित कराया, और इस डायोड ने भी अर्ध ऋणात्मक चक्र को भी D से C की ओर प्रवाहित कराया। इस तरह से हमारे बेटा लोड रेजिस्टेंस पर दोनों अर्ध चक्रों को इन दोनों डायोडों ने एक दिशा में प्रवाहित किया, हमेशा D से C की। और जो धारा बेटा एक DC होती है उसी को हम लोग DC कहते हैं। इस तरह से यहाँ से हम लोगों ने AC दिया और यहाँ पर हम लोगों को जो है DC प्राप्त हुआ। यहाँ पर कौन सा प्राप्त हुआ? ये DC आपको प्राप्त हुआ। क्लियर है? कोई किसी को डाउट? तो ये हुआ बेटा आपका सेंटर टेप वाला। अब उसके बाद आपका ब्रिज रेक्टिफायर वाला, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपका अगर ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे बेटा तो उसमें 4 डायोड लगाएंगे। चलिए आपका जो है ये प्राइमरी में बना दे रहा हूँ। ये हो गया बेटा आपका प्राइमरी, यहाँ से आपने AC सप्लाई दिया बेटा, और ये आपका हो गया सेकेंडरी। चलिए ऐसे सही। ये जो बीच में बेटा चित्र बना, ये जो बीच में है, ये जो है जो सेंटर में बेटा यहाँ पर आप 2 लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये हमारा क्रूड दिखाया जाता है। जो सिलिकॉन इस्पात का लेमिनेटेड क्रूड होता है बेटा, वो क्रूड ये दिखाया जाता है चित्र बना सिंबल में। तो बेटा ये जो 2 लाइन कभी कभी पूछता है आप लोगों से वाइवा में या फिर इंटरव्यू में कि भाई ये जो 2 पाई खींचते हैं इसका क्या मतलब है 2 लाइन का? तो इसका मतलब है बेटा ये सिलिकॉन इस्पात का क्रोड, ठीक है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ऐसे ही बेटा अब सेकेंडरी वाइंडिंग से ब्रिज साहब ने 4 डायोड लगाकर बेटा एक सर्किट बनाया, एक परिपथ बनाया, और उस परिपथ को उन्होंने उन्हीं के नाम पर पड़ गया ब्रिज सर्किट। और जो ये काम करेगा बेटा दिष्टकरण का, तो उसे कहेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें उन्होंने 4 डायोड लगाया, ऐसे बेटा 4 डायोड लगाया,
ऐसे 4 डायोड लगाया, एक डायोड यहाँ लगा दिया ऐसे, एक डायोड यहाँ लगा दिया ऐसे, एक डायोड यहाँ लगा दिया ऐसे, और एक डायोड यहाँ लगा दिया ऐसे। ये सिरे को बेटा अगर ए कहें, इसे बी कहें, इसे सी कहें, इसे डी कहें, और इसे डायोड बेटा आप D1 कहें, इसे D2 कहें, इसे D3 कहें, और इसे D4। तो आप देखेंगे और आपका जो लोड प्रतिरोध रहेगा वो यहाँ पर हम लोग अब जोड़ देंगे ऐसे। ये हो गया आपका आगे। तो यहाँ पर हमेशा आपको अब जब हाफ पॉजिटिव चक्र ये माइनस हो जाएगा बेटा, तो देखिए प्लस से इसका P जुड़ेगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसका N जोड़ने से ये रिवर्स बायस बन जाएगा। और ऐसे फिर इधर चलेंगे तो ये N जुड़ जाएगा, ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, लेकिन P से जो है ये P जुड़ जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जब ये बेटा प्लस होगा यानी S1 सिरा सेकेंडरी का ऐसे होगा, तो ये दोनों डायोड जो है D1 और ये बेटा ये जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, और धारा इस रास्ते से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे, चूंकि ये जो है रिवर्स बायस है इसमें धारा जाएगी नहीं, ऐसे अपना परिपथ पूरा करती है। क्लियर हो गया। और जब बेटा पोलरिटी हाफ नेगेटिव चलता है तो क्या होता है, तो जो है ये सिरा जो प्लस था अब ये जो है डॉटेड्स में बना दे रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था ये सिरा अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने पर अब क्या होगा, ये माइनस से देखिए ये जुड़ जाएगा, लेकिन ये माइनस से ये माइनस जुड़ गया, और इधर प्लस से बेटा ये प्लस जुड़ गया, और इधर ये प्लस जुड़ जाएगा। तो अब जो है डायोड जो है D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे। अब धारा जो है बेटा प्लस सिरे से बढ़ती है, तो अब धारा जो है इधर से चलने लगेगी, और ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए और फिर इधर से होते हुए अपना परिपथ पूरा। तो इस प्रकार से बेटा जो है हाफ वेव को D1 और D3 ने बदला, और हाफ ऋणात्मक चक्र को जो है बेटा डायोड D2 और D4 ने जो है बदला, और दोनों धाराओं को बेटा B से D की ओर प्रवाहित किया, इधर से B से D की। तो इस तरह से लोड प्रतिरोध RL पर हमेशा एक ही दिशा में धारा बह रही है, और वो धारा बह रही है B से D की ओर, और इसे कहेंगे एक डीसी धारा। अतः इसी जगह ये हो गई आपकी डीसी। तो इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर में बेटा जो है 4 डायोड लगते हैं, 1 2 3 4, और ये इस टाइप के परिपथ को ब्रिज साहब ने बनाया, तो उन्हीं के नाम पर इस रेक्टिफायर का नाम पड़ गया ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये भी फुल वेव है, ये भी कौन सा, ये हो गया बेटा ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड लगते हैं, 4 डायोड लगेंगे, और ये भी फुल वेव है, ये भी ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव लिख दे रहे हैं, ये भी फुल वेव है बेटा। और ये सेंटर टेप वाला भी आपका फुल वेव है। पूर्ण तरंग कहेंगे, फुल वेव को क्या कहेंगे, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। चलिए, अब बेटा पूर्ण तरंग दृष्टकारी या ब्रिज रेक्टिफायर, ये जो है हमें एसी की दोनों हाफ पॉजिटिव को डीसी में बदल रहा है, इसलिए इनका नाम पड़ा पूर्ण तरंग दृष्टकारी। और ये जो है केवल एसी के आधे चक्र को ही डीसी में बदलता है, इसलिए इसे कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी। तो अब जो है फुल वेव और हाफ वेव में क्या अंतर है बेटा, तो ये मैं मिटाता हूँ, ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी।
अब मैं मिटाता हूं, तो अब आगे चलते हैं कि इनकी धाराओं में संबंध क्या है। तो जो हमारी बेटा फुल वेव एसी है, ये बेटा फुल वेव एसी है, तो ऐसे हमारा जब फुल वेव एसी चला बेटा, तो एसी में क्या है कि धारा का मैक्सिमम मान, तो यहाँ पर जो धारा पहुँचेगी या यहाँ पर धारा पहुँचेगी, इसे हम लोग जो है आई मैक्स कहेंगे या वी मैक्स कहेंगे। वोल्टेज को कहेंगे अधिकतम वोल्टेज या धारा को कहेंगे अधिकतम। और जो बेटा करीब ऐसे, इसे कहेंगे आई एवरेज। क्या कहेंगे? औसत धारा। क्या कहेंगे? जो मध्य से हुई मध्यमान धारा, उसे हम लोग कहेंगे एवरेज धारा, उसे कहेंगे औसत धारा या IAVE लिख देंगे तो एवरेज। और एक होता है बेटा आपका RMS, माने रूट मीन स्क्वायर वेव। क्या होता है? एक होता है IRMS मान, और यही वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर जो मापते हैं बेटा, वोल्ट मीटर जो हमें रीडिंग देता है वो वोल्टता का RMS मान देता है। ऐसे ही एम्पियर मीटर जो धारा का मान देता है बेटा, वो RMS मान देता है। और गणना में, कैलकुलेशन में हर जगह IRMS का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी इसी को कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या हिंदी में कहेंगे वर्ग माध्य मूल मान। तो इन्हीं तीनों धाराओं में संबंध क्या होता है, तो आपको लिखाया गया बेटा कि फुल वेव के लिए, फुल वेव के लिए क्या है बेटा, तो आपने इन तीनों में संबंध लिखा बेटा। तो लिखा कि आई मैक्स या IM बराबर होता है करंडी में 2 IRMS बराबर होता है π/2 I एवरेज। ठीक, ये संबंध। ऐसे ही आई के जगह पर आप भी लगा देंगे, तो वोल्टता के लिए भी यही समीकरण हो जाएगा कि V मैक्स बराबर हो जाएगा करंडी में 2 VRMS बराबर हो जाएगा π/2 V एवरेज। क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है ना? चाहे वोल्टता के लिए कहिए चाहे ऐसे। अब ऐसे हाफ वेव के लिए बेटा आपको फार्मूला बताया गया। हाफ वेव के लिए बहुत दिनों से डिमांड थी कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाए या थोड़ा डायोड पढ़ाया जाए, ट्रांजिस्टर पढ़ाया जाए। तो सेकेंड बैच में ट्रांजिस्टर चल रहा है। तो हाफ वेव में बेटा देखिए, हाफ वेव में इन्हीं तीनों धाराओं में जब हाफ वेव केवल रहेगी तरंग, तो उसमें जो है हम लोग लिखते हैं संबंध क्या है, तीनों में संबंध है। तो आपने लिखा कि आई मैक्स, यानी चाहे MAX लिखे चाहे IM, इसी को IP भी कहेंगे। आपको बराबर बोलते हैं बेटा कि मैक्सिमम धारा को ही पीक मान कहते हैं, क्रिस्ट मान कहते हैं, शिखर मान कहते हैं, आयाम मान कहते हैं, मैक्सिमम मान कहते हैं, उच्चतम मान कहते हैं। तो सारे मान, तो चाहे पीक मान कहे IP बोले तो आप समझ जाएंगे कि I मैक्स की बात हो रही है, अधिकतम की बात हो रही है। तो चाहे IM लिखिए चाहे IP लिखिए, ठीक है ना। तो बराबर होता है बेटा 2 गुणे IRMS बराबर होता है पाई गुणे I एवरेज। I एवरेज को ही बेटा एक तरह से आप कहेंगे IDC। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? I एवरेज को ही कहेंगे IDC। बोलिए ना भाई, इसी को कहेंगे एवरेज को ही क्या कहेंगे, औसत मान जो है वो DC के समतुल्य, IDC। तो यहां से अगर आप IDC, I एवरेज यानी IDC का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे IDC बराबर हो जाएगा IM/π।
बोलिए कि नहीं, बोलिए भैया ना। चाहे आई एवरेज कहिए चाहे उसी को या बेटा IDC कहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि IDC का मान बताइए तो आप लिखेंगे अतः IDC बराबर बेटा IM यानी मैक्सिमम और बटे क्या हो गया पाई, बटे क्या हो गया, यहाँ पाई से गुणा बेटा, इधर आके पाई से भाग हो जाएगा। तो इस तरह से IDC बराबर हो गया IM बटे पाई। बोलिए ना। अब ऐसे ही बेटा आप चाहे वोल्टता के रूप में लीजिए, वोल्टता के रूप में लेंगे तो आप इसी बात को ऐसे कहेंगे कि V मैक्स हाफ वेव के लिए बराबर 2 गुणे VRMS बराबर लिखेंगे बेटा पाई गुणे V एवरेज कहेंगे या फिर VDC कहेंगे। ऐसे ही आपका जो है हो गया VDC बराबर हो गया बेटा V मैक्स बटे पाई। कितना हो गया? अब बेटा इसे आप जो है गुणे 1 भी कर सकते हैं। एक में पाई का मान 3.14 कितना होता है? हाँ, एक में आप 3.14 से भाग दें तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.31 समथिंग आएगा, ऐसे हो जाएगा 318 कुछ ऐसे आएगा। तो 318 बेटा हो गया और गुणे VM, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यही संबंध दिया। एक क्वेश्चन में आपके पूछा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो 4 संबंध उसमें दिए हुए हैं। तो एक संबंध दिया है कि VDC बराबर होगा 0.318 गुणे V मैक्स या VP, क्या होगा, चाहे मैक्स कहिए अथवा VP कहिए। क्लियर हुआ? कैसे आया? एक में बेटा पाई से भाग दे देंगे तो यही चीज जो है आपका यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं, गुणे 1 कर दिया। अब 1 में आप 3 पाई का मान 3.14 रख के भाग देंगे तो यही बराबर हो जाएगा इतना। यही संबंध दिया है। अतः हो गया VDC बराबर हो गया 0.318 VP कहिए चाहे V मैक्स कहिए। तो ये संबंध। अब बेटा फुल वेव के लिए बेटा आपको बातें और भी बताए गए कि फुल वेव में कितना क्या है। तो ऐसे ही आप IRMS का मान पूछेगा तो अभी तो ये आपने संबंध देखा, ऐसे ही IRMS बराबर फुल वेव में क्या है बेटा, तो आपने कहा कि फुल वेव में और एवरेज का भी मान कितना है बेटा। तो फुल वेव में आप इसकी अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फुल वेव में आपने लिखा अभी, फुल वेव के लिए अगर हम बात करें तो फुल वेव में भी बेटा I एवरेज को ही या V एवरेज को ही VDC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? VDC। तो VDC बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे 2V मैक्स बटे पाई। V एवरेज ही DC, तो VDC बराबर अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि VDC बराबर क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ 2 से भाग है बेटा, इधर ले जाएंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा तो 2V मैक्स हो जाएगा, और यहाँ पाई से गुणा है, इधर ले जाएंगे तो पाई से भाग हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला हो गया VDC बराबर 2V मैक्स या VP कहेंगे बटे पाई। हो गया। ऐसे ही आपसे कहा गया VRMS क्या होगा, तो VRMS यहाँ से तो हो जाएगा V मैक्स बटे करड़ी में 2। ये लिखाया गया VP या V मैक्स बटे करड़ी में 2। फिर लिखाया गया बेटा आपको ऊर्मिका गुणक या रिपल फैक्टर। अगली पॉइंट लिखाई गई रिपल फैक्टर। अगली पॉइंट क्या लिखाई गई,
रिपल फैक्टर ऊर्मी का गुणक। तो फुल वेव के लिए है बेटा 0.482। कितना? हाँ, फुल वेव के। और इसकी जो है बेटा एफिशिएंसी कितना फुल वेव रेक्टिफायर की? तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी यानी दक्षता जो है बेटा वो है 81.2%। कितना? 81.2% है। और रिपल RIPPLE रिपल फ्रीक्वेंसी बेटा, रिपल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे QUENCY। ये जो है बेटा 2 गुणे सप्लाई आवृत्ति। कितना? 2 गुणे सप्लाई आवृत्ति। रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 गुणे सप्लाई आवृत्ति, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। चलिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। 2 गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इंडिया में अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है बेटा स्टैंडर्ड, तो 50 गुना 100 हो जाएगा। तो फुल वेव के रिपल फ्रीक्वेंसी का मान हो जाएगा 100 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? तो ये सब विशेषता है फुल वेव। ऐसे ही हाफ वेव में आप ज्ञात करेंगे तो हाफ वेव में हो जाएगा VDC बराबर Vmax/पाई। और फिर हाफ वेव में हो जाएगा बेटा VRMS बराबर Vmax/2। तो ये बातें जो आपको लिखाई गई बेटा ये ऐसे नहीं लिखाई गई। तो ये फार्मूला जब आपको ये संबंध याद रहेगा कि फुल वेव में ये संबंध होता है, हाफ वेव में ये संबंध होता है, तो आपसे चाहे RMS मान पूछे, चाहे एवरेज मान पूछे, चाहे मैक्सिमम मान पूछे, आप तीनों में पक्षांतर करके ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो यही बातें आपकी चल रही। तो चलिए आज का क्लास यहीं सस्पेंड किया जाता है। अगर किसी का कोई जो है पीछे जितने भी बातें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा, उससे देखा जाए, और नहीं तो फिर क्लास को ओवर किया जाए। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बोलिए भाई। तो अब आज का फिर